दोस्तों में एक बार फिर से लेकर आया हूँ कहानी उर्वशी और उसका अगला भाग। आभूषण उस पर नहीं थे, वेशभूषा संभ्रांत भारतीय कुल उचित थी, पर मैं खुली आंखों से देख रहा था कि वो कोई शरत नहीं, वास्तव में उर्वशी ही है। नृत्य मंच पर अब आभूषण अलंकृता उर्वशी कीर्तन भी हो, किंतु ये अद्भुत अलग भाव से मेरे मोह को निमंत्रण देते हुए रूप से 100% अप्सरा उर्वशी थी। मैंने कहा शरत तो उर्वशी हो, मेखला तो उर्वशी की कटी की ही थी। स्मित मुस्कान से वो बोली, मेरी कटी पर वो बहुत सुंदर लगती थी। मैंने कहा हाँ, वो बहुत सुंदर ही लगती थी। सुनकर जोर से हंसने लगी। कटी के कारण वो सुंदर लगती थी और उसके कारण कटी सुंदर लगती थी। सुनकर मैं उस पर स्तब्ध रह गया और जोर जोर से हंसती रही। फिर बोली, आप पुरुषों में जौहरी हैं और पारखी हैं। क्या फिर वो उसी तरह से जोर से हंसने लगी। उस समय मेरी कुछ समझ में ना आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं शरत को देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कह सका था। इतने में मेरे रहते पुलिस के दरोगा भी वहां आ गए और उन्होंने मुझे नमस्कार किया और शरत से पूछताछ की। फिर पहले मुझसे और शिष्टता के नाते शरत से विनती लेकर उसके स्थान की तलाशी रही, कहीं कुछ नहीं मिला और दरोगा अत्यंत शिष्टता और मिष्टता के साथ क्षमा याचना पूर्वक वहां से विदा हुए। इसके बाद शरत मुझसे बोली, पुलिस ना पता लगा सकी तो आप क्या कीजिएगा। मैंने कहा गई है तो जाने भी दो, अब उसका सोच विचार क्या। आपने पिता को खबर दी थी? उन्होंने क्या लिखा? उनका तार आया कि मैं दुकान पर पेरिस लौट जाऊं और 4 संभाल कर 1 महीने में भारत आ जाऊं। शरत ने पूछा, और पत्नी को? मैं इसके लिए तैयार न था। मैंने कहा शरत, लेकिन बीच में बोली, जिसके प्रेम में हिसाब है उसे पत्नी जरूरी है। कहना ना हुई है, आपने झूठ ने पत्नी को स्वर्गीय कहा था। सुनकर सन्न रह गया। वो कहकर उसी तरह ठाके से हंसने लगी। बोली, पत्नी ने कुछ तो लिखा होगा। मैंने कहा शरत, तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं फिर ना आऊँ? शरत गंभीर हो आई, बोली, नहीं सकते, मुझे तुमसे सहानुभूति है। मेखला बहुत कीमत की होगी, मेरे पास ये चीज़ मुफ्त की है, इससे कुछ तो तुम्हारा घाटा पूरा होगा। ये क्या कर गले से कंठहार उतार कर मेरे सामने रख दिया। स्त्रियों और उनसे कई गुना उसकी आंखें उंगलियों उठी रह जाए। तो मैंने एक बार उसके घर जाकर उसके नृत्य की बहुत प्रशंसा की थी और ये सब बातें हुई। फिर बोली, मुझे अफसोस है कि मेरे पास और कोई आभूषण नहीं है, घाटा भरने को मैं स्वयं ही रह जाती हूँ। मैं बुद्धि होकर उसकी तरफ देखता रह गया। कहा, क्या है शरत? शरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे लेकर घाटा तुम्हारा नहीं बढ़ जाएगा। मैं उस समय अवसन्न भाव से शरत को देखता रहा। जाने किस भाव से वो बोली, मुझको एक बार फिर उर्वशी कहना चाहते हो? कहो, तुम उर्वशी को चाहते हो? चाहो तो ये सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो आभूषण तुमने दिए थे वो सब फिर यहाँ दे जाना होगा। बोलो, क्या कहते हो? मैं आप लोगों से इससे मन की बात कह रहा हूँ। सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। सुंदरता स्थिर नहीं है, इसी से नहीं है कि वो जड़ नहीं है, अर्थात वो प्रतिक्षण तरंगमान है। स्वयं अपने वेग से उसमें लहरें उठती और आपस में निरंतर टकराती चांदी बिखेरती रहती हैं। उसमें नियम नहीं है, अनियम ही उसका नियम है। मानो भीतर से कुछ उठकर देह के तट से पछाड़े खा खा कर टकराता है और देह में एक सेरन की तरंग फैल जाती है। इसी तरह सुंदरता का देह पर जितना आभास है, उससे कहीं अधिक हृदय में उसका निवास है। शरद को उर्वशी के रूप में देखा तब ये बात सहसा ही मेरे निकट आविष्कृत हो आई थी। कभी एक भाव तो उस चेहरे पर मैंने पाया ही नहीं। ताल और लय में परस्पर एक गति परत दर परत देती हुई उस समस्त रात्रि पर मानो प्रत्यक्ष थिरकती दिखती थी। उस लहर लहर सलील की सी तरमानता को मैं आंख खोले देखता रह गया था। सोचता था कि आंखों ने जो तब देखा, क्या वो फिर कभी भी देखना भाग्य में हो सकेगा। लेकिन शरद के उस प्रस्ताव पर मैं आश्चर्य से क्या उठा। शरद, क्या कह रही हो? शरद हंसकर बोली, उर्वशी रत्नाभूषण से कम ही है। सत्याचरण, तुम समझदार हो। मैंने कहा, रत्नाभूषण यहीं दे जाऊं या वहाँ मेरे यहाँ आकर भी पहन सकती हो? शरद खिलखिलाकर हंसाई, बोली, सत्यचरण, तुम समझदार हो, बहुत समझदार हो। मैंने कहा, अच्छा, यहीं दे जाऊंगा। बोली, नाना, ऐसा कभी न करना। मेखला खोकर क्या तुम्हारा जी नहीं भरा है? जाओ, पिता के पास लौट जाओ, यहाँ क्या पड़े हो। मैंने कहा, ये मैं सब चीज़ें अभी ला देता हूँ। पागल तो नहीं हुए हो? समझदार होकर मूर्ख न बनो। धरती पर कहीं उर्वशी है तो छल है। मैंने तो आवाज होकर कहा, एक क्षण का छल ही सही शरत, अभी ला रहा हूँ। वो मानो व्यंग से बोली, यथार्थ को भ्रम पर मत गंवाओ। सत्याचरण, उर्वशी मरीचिका है। मैं शरद को एकटक देख रहा था, परम दुर्लभ तक सुलभ लग रही थी। मैंने कहा, तुम जो कहो लाए देता हूँ, अब कभी भी हिंदुस्तान लौटकर मुझे क्या करना है। सुनकर शरद मुस्कुराई। मैंने कहा, उर्वशी के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी? आज साज संगीत का भी प्रबंध चाहिएगा। शरद बोली, एक मेखला को खोकर समझ जाओ। सत्याचरण, को व्यवस्था नहीं, दुकान होते हुए जाओ, अपने घर लौट जाओ। मैं उसकी इस तरह की बातों से आवेश में आता जा रहा था। मैंने मेज पर पड़े उसके हाथ को अपने हाथ से ढक लिया और कहा, मैं घर नहीं जाऊंगा। शरद ने मेरे हाथ में से अपना हाथ नहीं खींचा। वह शीतल था, उसमें एक अंगूठी भी नहीं थी। वो हाथ निश्चेष्ट और अनुवर्ती मेरे हाथ के नीचे दबा रहा। वहीं बैठी हुई मेरी आंखों में देखने लगी। हाथ हटाकर मैंने फिर से हाथ उसके हाथ पर रख दिए।
वो उसी तरह निश्चेष्ट बैठी रही। मेरा जोर बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा शरद। वो मानो विस्मित आंखों से देखती हुई चुपचाप बैठी रही। मैंने अपने दोनों हाथों से उसके एक हाथ को अधिकार में करके ज़ोर से दबाया और छोड़ दिया। ऐसा लगा वो रोने को होकर एक साथ मुस्कुरा आई है। फिर वो ज़ोर से हंस पड़ी। बोली अब आप घर नहीं जाएंगे, पर मुझे डॉक्टर की हाज़िरी देनी है। कि अगर अपने हाथ से मेरा हाथ दबाया और वो उठ खड़ी हुई। मैंने कहा वहाँ आओगी? वो मुस्कुराती दूसरे कमरे में चली गई। उस समय अपने लिए कुछ विशेष न पाकर मैं चलकर अपने स्थान पर आ गया। शाम को अपनी जगह से मैंने फ़ोन किया, पर शरद फ़ोन पर ना आ सकी। अनंतर मैंने चिट्ठी भिजवाई कि मौसम सुहावना है, आओ तो गपशप हो या सैर को चल सकते हैं। मैंने इधर सोचा था कि जब तक ज़रूरी ना हो आभूषण वहाँ शरद के यहाँ पहुँचाने से क्या फ़ायदा। यूँ चीज़ें खोने को मैं तैयार हो गया था, लेकिन हवा में तो उन्हें नहीं गवा सकता था। शरद की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। 3-4 रोज़ तक वो नहीं आई। मैं अधिकतर अपने कमरे में ही रहता था और 4-5 रोज़ बिताकर मैंने सोचा कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहा हूँ। गुस्से में आभूषणों के सब डब्बे लेकर मैं उस स्थान पर पहुंचा, पर वो आना ही थी। मैं डब्बों को वहीं एक पत्र के साथ छोड़ आया, लेकिन ये सब अगले रोज़ मेरे यहाँ वापस आ गए। साथ ही चिट पर सिर्फ विद थैंक्स लिखा हुआ था। मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ और टेलीफोन पर मैंने बात करने की कोशिश की, पर एक भी बार शरद फ़ोन पर नहीं आई। मुझको इतना बुरा मालूम होता था कि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। सोच लिया था कि वियना छोड़कर जल्दी पेरिस चला जाऊंगा। बस यही था कि एक बार वो मिल जाए तो मन को क्या सुन लूँ। वो भी याद करके कोई मिला था। इतने में रोज़ एक बड़े से लिफाफे में डाक समझ निमंत्रण का कार्ड आया और उसी का खेल फिर किया जाएगा और मैं कृपया पधारूँ। इस बात से मैं बेहद चिढ़ गया। मुझसे किसी प्रकार की सहायता नहीं ली गई थी, यहाँ तक कि मुझे सूचना तक नहीं थी। मैंने सोचा कि नाटक देखने नहीं जाऊँगा, तय किया कि तिथि से पहले ही पेरिस चल दूंगा, लेकिन वो कुछ भी ना हुआ। दिन आया और मैंने अपने को नाटक में पाया। पर्दा उठते ही देखता हूँ कि उर्वशी खड़ी है और कटी पर वही रत्न मेखला खेल रही है। मैं मनी मन जानता था कि हो ना हो रत्न मेखला खोने में शरद का हाथ अवश्य है। मुझे उस पर विस्मय न था। ऐसी कथाएं सुनी हैं, एक आध अनुभव भी जीवन में पा लिया है, लेकिन वो यहाँ तक डटाई करेगी ऐसी कल्पना मुझ में नहीं थी। जो हो, उर्वशी पर से मैं टकटकी न हटा सका। उसकी अंग भंगिमा पर मुझे अति विस्मय हुआ। मानो इस देह में अस्थि कहीं है ही नहीं। एक साथ शरीर में कई तोड़ देकर जब वो थिरकती थी तो मैं मान न पाता था कि उसका गात्र स्वप्न और स्वर्ग का बना नहीं है। मेरी इसी विमुग्ध अवस्था में कोई एक डब्बा मेरी गोद में रख गया। पर्दा गिरा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा। डब्बे में मेरी वो रत्न मेखला रखी हुई है। साथ चिट पर उन्हीं अक्षरों में लिखा है विद थैंक्स। गुस्से में झल्ला कर मैंने बक्से को बंद कर दिया। अनंतर फिर पर्दा उठा और मैं देखा कि वही उर्वशी उसी रूप में उपस्थित और रत्न मेखला उसी भांति कटी पर शोभित है। मैं अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाया, पर किसी तरह के विश्वास या विश्वास का अवसर न था। नृत्य में नाना भंगिमाओं में लीलायमान उर्वशी की झिलमिल देह पर से मैं आँख नहीं उठा पाता था और नाटक के बीच बीच में दूसरे प्रकार के दृश्यों का भी समावेश था। ऐसे से मुझे एक चिट ला कर दी गई जिस पर लिखा था उर्वशी। उर्वशी ने मुझे बुलाया था। मैं चिट ले जाने वाले के साथ जाकर पाता हूँ कि ग्रीन रूम में वो मेरी प्रतीक्षा में है। वो अकेली और उसने साज नहीं बदला है। स्वर्ग के अप्सराओं का परिधान कैसा है, इस दिशा में मनुष्य की कल्पना ने सदा बताया है कि वो और जैसा भी हो अत्यंत स्वल्प और पारदर्शी अवश्य होता है। उर्वशी को उस रूप में अपने उतने निकट खड़ा देखकर मैं अपने को भूल कर गाढ़ा सा रह गया। मुझे पसीना आने लगा। उर्वशी ने कहा आइए ना, यही है ना आपकी मेखला, लीजिएगा। कहकर उसने करधनी को कटी पर से खोलना आरंभ किया। खोलते खोलते हंसकर कहा कटी से अलग होने पर ही ना लीजिएगा। मुझे उस समय कुछ भी कहते ना बन पड़ा। उर्वशी ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर मुझे कुर्सी पर बैठा लिया। उस समय मैं अवश ही हो रहा। मैंने अनुभव किया कि उसकी सांस मेरी सांस के साथ होकर ऊपर जा रही है। वो बोली उर्वशी आपकी बहुत कृतज्ञ है, आपने उसकी कटी को रत्न मेखला का शोभा दान दिया। मैं अपनी आंखें उर्वशी पर से हटा नहीं सकता था। उसने कटी मेरी ओर करके कहा कि कहीं इसका टाँका उलझ गया है, खुलता नहीं है, आप कृपया खोल सकते हैं। मेरी उस समय क्या हालत थी मैं कह नहीं सकता। उर्वशी मानो सहसा मर्मांतक पीड़ा से उधार पाती हुई बोली या आप इसे इसी कटी पर रहने दे सकते हैं। मैं चुप ही रहा। अनंतर आप ही वो चमक कर बोली ओह आपके हाथ में ये क्या है, अपनी उर्वशी के लिए लाए हैं। कहकर उसने अपने दोनों हाथ मेरी ओर बढ़ा दी और नथ जानू होकर मेरे सामने बैठ गई। नाना सुगंधित पुष्पारों अलंकारों से युक्त स्कंद मूल तक खुली उस बाहु युग्म को अपनी ओर बड़े देखकर मैंने अपने हाथ से आभूषण का डिब्बा अनायास उसके हाथों में रख दिया। मुस्कुराकर उसने कहा उर्वशी आपकी कृतज्ञ है, ये उसी का है ना। मेरे कंठ से उस समय क्या निकला ये याद नहीं, पर नहीं तो नहीं निकल सकता था। उसे झुककर उस डिब्बे को मेरे पैरों से छुआया, फिर अपने माथे से लगाकर मुस्कुराते हुए नृत्य करती हुई उर्वशी मुझे अकेला छोड़ वहां से अंतर्धान हो गई। बंधु आगे कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि टिकटों की आय के साथ वो रत्न मेखला भी समिति के कोष में जमा की गई और मैं पेरिस आने की तैयारी करने लगा। चलते समय शरद ने मेरे हाथों को चूमकर कहा सत्याकांत तुम बड़े अच्छे हो।
अब मैं तो स्पष्ट है कि मैं मूर्ख बना, पर चलते समय कुछ नहीं जान सका कि मैं रोष तक अपने साथ नहीं रख सका। मानो शरत वो न थी जो थी। कई बार विस्मय से मैं सोचता रह गया हूँ कि क्या ये भी संभव है कि जिसके हाथों व्यक्ति मूर्ख बने उस पर भीतर से तिरस्कार और रोष भी ना कर सके। पर शायद कुछ प्राणी ऐसे मामूर्ख होते हैं कि खुलने के लिए उनके पास कोई समझ नहीं होती। पर मुझे शरत ने समझदार कहा था। सोच उठता हूँ कि वो क्या समझदारी ही ना मेरी वास्तविक मूर्खता थी। जो हो, मैं उर्वशी को भूल नहीं सका। इस बात को 12 वर्ष हो गए हैं। आज ये अखबार आपके सामने है। सर दिनेश्वर सेन के देहांत की खबर आप 2 सप्ताह पहले पढ़ चुके हैं। आज वीना की खबर है कि पति की बात जीने की इच्छा के अभाव में शरद पूर्णिमा ने अपनी जान लेकर फलभोग के लिए भगवान के समक्ष कर दी है। मित्रों, क्या आप मेरी इस कामना की रक्षा करेंगे कि हम सब इस स्वर्गीय की आत्मा की अखंड शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें।